सपोज आपका नया नया लैपटॉप आया हुआ है। बहुत ही अच्छे से कोई गेम खेल रहे हो। बट अचानक से क्या होता है, आपकी जो स्क्रीन है, स्क्रीन कुछ ऐसी हो जाती है। तो आप पैनिक हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम इस चीज़ को, ये जो आप ब्लैक स्क्रीन पूरी आप अपने सामने देख रहे हो, हम इसको अच्छे से डील करेंगे इसके बारे में। और जो हमारा कोर्स होने वाला है ये पूरा इसी पे बेस्ड होगा, है ना। एक डिस्क्लोजर दे देता हूँ कि ये पूरा जो कोर्स है वो कैसा होने वाला है। तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं। तो बेसिकली ये जो कोर्स है वो कमांड प्रॉम्प्ट पे होने वाला है, और इस कोर्स में आपको सेगमेंट्स में वीडियोस मिलेंगी। सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, बेसिकली अलग अलग टॉपिक्स होंगे इन सभी सेगमेंट्स में। और मैं इन सबको एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, जो कि होगी कमांड प्रॉम्प्ट नाम से। ओके। आपको हर सेगमेंट में के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जो बेसिकली उसके उस पूरे सेगमेंट के नोट्स होंगे। ये जो नोट्स हैं वो मैंने खुद ही लिखे हुए हैं, हैंड रिटन है, और मैंने खुद की रिसर्च करके इसको पूरी तरह से लिखा हुआ है। तो ये जो नोट्स होंगे वो टोटली फ्री होंगे आपके लिए। तो आप इसको डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हो, ना। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसे लाइव देख भी सकते हो, और ये टोटली फ्री है। अगर आप ऐसे बंदे हो जो इसको, इस वीडियो को या इस प्लेलिस्ट को देख रहे हो, और आपको अबाउट 2 to 3 मंथ्स हो गए हैं या उससे ज़्यादा हो गए हैं इस वीडियो को अपलोड हुए, तो इसका मतलब ये है कि मैंने अभी तक वन शॉट इस पूरे जो टॉपिक है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, उसका वन शॉट अपलोड कर दिया हुआ है। तो वो जो वन शॉट होगा बेसिकली आप उसे भी देख सकते हो, और वो बेसिकली जो पूरे सेगमेंट्स हैं जो मैंने एक प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, वो सभी को मर्ज करके मैं एज अ वन शॉट अपलोड करूँगा। और जो उसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, इन्हीं सभी जो सेगमेंट्स के नोट्स हैं उनको मैंने मर्ज करके वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो बेसिकली आप चाहें तो जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को 2 से या 3 महीने बाद देख रहे हो, मैं क्या प्रीफर करूँगा कि अगर आप 2 से 3 महीने बाद देख रहे हो तो आप बेसिकली वन शॉट मत देखो, है ना। आप वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन से वन जो नोट्स मैंने अपलोड की हुई है उसको डाउनलोड कर लो। देन आप आके सेगमेंट वाइज देख सकते हो, या आपको आपका डिज़ायर हो आप उस हिसाब से देख सकते हो। डेट वन शॉट भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं इस तरह से रिकमेंड करूँगा। और मे बी अगर आप चाहते हो कि वीडियो जो इंग्लिश में आए, या फिर हो सकता है मैं अपलोड कर दूँ इसको इंग्लिश लैंग्वेज में भी। हालांकि आजकल एआई आ चुका है जो इसको इंग्लिश में पूरी तरह से ट्रांसलेट करके आपको सुना सकता है। बट लेट्स सी मैं क्या डिसाइड करूँगा, मैं उसके हिसाब से इसको अपलोड करूँगा। तो आपने ये जो आप अपने सामने स्क्रीन देख रहे हो, ये जो भी स्क्रीन है और ये जो कर्सर मूव कर रहा है यहाँ पे, जो पॉइंटर है, माउस पॉइंटर है, और ये जितने भी ग्राफिक्स हैं, ये जितने भी आइकन्स हैं आप जो देख रहे हो, ये एडोब एक्सप्रेस का, रिसाइकिल बिन का, ये बेसिकली एक विजुअल फॉर्म है। बेसिकली जब हम विंडोज़ की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा स्क्रीन आता है। तो इसमें हमें बेसिकली यहाँ पे आइकन्स मिलते हैं, ये सभी आइकन्स हैं। और जो सभी आइकन्स हैं जिस टाइप की मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं उसको उसी विजुअल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये रिसाइकिल बिन, तो एक जो सेंस है हमारा, वेस्ट को कहाँ हम यूज़ करते हैं या कहाँ फेंकते हैं, एक सेंस में हम उसको एज अ को हम डस्टबिन मानते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन भी डस्टबिन का है। तो सबका अपना अपना लोगो होता है। द डा विंची एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है एडिटिंग के लिए, उसका ये सिंबल है। हमारे पास ऐसे सिंबल्स और आइकन्स रखे हुए हैं बेसिकली एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए। बट हमेशा से जो हमारा लैपटॉप था, जो हमारा कंप्यूटर है, वो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में नहीं था। तो पहले क्या फॉर्म रहता था, एक ब्लैक स्क्रीन और उसमें कुछ वर्ड्स, बस इन्हीं दो चीज़ों से, एक ब्लैक स्क्रीन जो है हमारी वो, और जो वर्ड्स हैं, हम इन्हीं का यूज़ करके अपने कंप्यूटर को एक्सेस करते थे या अपने कंप्यूटर डिवाइस से इंटरेक्ट करते थे।
मैं जानता हूँ आप सभी यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट सीखने आए हुए हैं, बट कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के लिए उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है, जिसे अभी हम यूज़ कर रहे हैं। देन हम ये जानेंगे कि कमांड प्रॉम्प्ट जो है, जो आज हम पढ़ना चाहते हैं, जिसके बारे में हम समझना चाहते हैं, वो एक्चुअल में है क्या, उसके बारे में सीखेंगे। ओके, तो चलो पहले हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो बेसिकली एक सिस्टम पे काम करता है जिसको हम कहते हैं विम्प सिस्टम, WIMP सिस्टम, जिसमें बेसिकली बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। W का मतलब होता है विंडोज़, I का मतलब होता है आइकन्स, M का मतलब होता है मेन्यूज़ और P का मतलब होता है पॉइंटर। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपको कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो देख सकते हैं और आपको लिंक, नोट्स के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, है ना। तो आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है इतना। तो विंडोज़ जब हम कहते हैं तो ये पूरे विंडोज़ की बात कर रहे होते हैं, ये जो हमें विंडोज़ दिख रहा है। और आइकन्स, ये जो हमारे बेसिकली आइकन्स हैं जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं अलग अलग सिंबल से विजुअल फॉर्म में, इन्हें हम आइकन्स कहते हैं। हालांकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, सबको पता होती हैं। कोई बात नहीं, हमें पढ़ाना है तो प्योर बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये इसे हम मेन्यू कहते हैं। इसमें बेसिकली अलग कमांड्स जो हैं, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस होते हैं, जिसे हम सिलेक्ट करके हमारे फाइल्स को या हमारा जो भी विंडो इनपुट है उसको एडिट कर सकते हैं। और ये हमारा सबसे बेस्ट पॉइंटर है, माउस पॉइंटर, जिसकी हेल्प से हम अपने पूरे विंडोज़ में, अपने पूरे डिवाइस में नेविगेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। सो बेसिकली जो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसको विम्प सिस्टम से रिप्रेजेंट करता है। तो अभी तक हमने देखा कि जो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो बेसिकली हमें इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर से इस तरीके से जिसमें केवल विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता हो, न कि कोई टेक्स्ट बेस्ड। टेक्स्ट बेस्ड होता है पर प्राइमरी जो होता है वो विजुअल्स ही होते हैं। तो होता क्या है कि जो भी कोई भी विजुअल अगर है हमारे आज के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में, सपोज़ वहाँ पे आपके विंडोज़ पे कोई क्रोम का आइकन हुआ है और इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन ये है जो उसका पॉपुलर सिंबल है जिससे वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो आप इस पर बेसिकली क्लिक करते हो, है ना। तो होता क्या है, बैक एंड में आप इस पर क्लिक करते हो तो जो आइकन है इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कोडिंग है या इसके अंदर जो भी कमांड्स हैं वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सिग्नल प्रोवाइड करता है, एक ट्रांसलेशन प्रोवाइड करता है कि जो हमारा यूज़र है वो इस आइकन पे या इस ऑप्शन को चूज़ कर रहा है ओपन करने के लिए, या जिस काम के लिए भी आप उसको चूज़ कर रहे होगे आइकन के लिए। तो चलो हम मान लेते हैं कि हम इसको ओपन करने के लिए अभी के लिए चूज़ कर रहे हैं। तो हमने इस पर क्लिक किया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ने अपना ट्रांसलेशन भेजा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि यूज़र इस फाइल को या इस आइकन को ओपन करना चाहता है। देन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कई कमांड्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम उन कमांड्स के, उन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उस आइकन को, वो जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और हमारे पास एक नया विजुअल फॉर्म में एक नया रिप्रेजेंटेशन शो हो जाता है, और जो कि खुद में एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही होता है ना, एक नया इंटरफेस जो कि दोबारा विजुअली ही होता है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो हमारे पास आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है और मोस्टली बहुत से लोग यूज़ भी करते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को। अगर आप देखें तो आपने बचपन से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को ही यूज़ किया हुआ है। बहुत ही रेयर होगा कि आपने जो टेक्स्ट बेस्ड इंटरेक्शन है कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा किया हुआ हो। तो ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये हमारे हैंड्स में कैसे आया, इसे हम आज कैसे यूज़ कर रहे हैं, इसका जो भी एक जर्नी रही है एवोल्यूशन की इसके, उसको एक बार हम देख लेते हैं, जिससे हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक्चुअल में क्या है, कैसे डेवलप हुआ और आज हम किस तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के एवोल्यूशन के बारे में। 1973 में एक कंपनी थी जो कि जो थी जेरोक्स कंपनी, पार्क रिसर्च लैब में। वहाँ पे ये बेसिकली रिसर्च कर रहे थे कि कंप्यूटर जो है, जो डिवाइस है, उसको और एडवांस कैसे बनाया जाए, है ना। तो बेसिकली जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनके जो लोग थे उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना जो हम पेपर्स देखते हैं अपने डेली लाइफ में, है ना, जो पेपर्स देखते हैं उसमें सिंबल्स होते हैं, क्यों ना कुछ वैसा ही हम अपने जो कंप्यूटर है उसमें ले आए। तो उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो फर्स्ट द जेरोक्स ऑल्टो, जो पहली कंपनी कंप्यूटर थी जिसने माउस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को ऐड किया कंप्यूटर्स में। तो जो उन्होंने ये कंप्यूटर बनाया, इसको एज अ रिसर्च बेस्ड बनाया हुआ था, तो इसको कभी कॉमर्शियली उन्होंने लॉन्च नहीं किया। इसका मेन रीज़न ये था कि जो, है ना, देखो, किसी भी कंपनी में जो डिसीजंस होते हैं वो मेन हेड ही लेता है ना। उसके जो अंडर में काम कर रहे होते हैं वो केवल चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं और उसका प्लान बना के उस हेड को देते हैं, देन वो डिसाइड करता है कि आगे इसको बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। तो उस टाइम के जो भी हेड थे उन्होंने सोचा कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है उनके हिसाब से, और तो उन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया और इसको कभी कॉमर्शलाइज नहीं किया। बट 1983 में क्या होता है कि हमारे स्टीव जॉब्स, जो आज कोई उन्हें जानता है, वो जेरोक्स कंपनी गए थे किसी, जो भी कोई भी मीटिंग रही होगी उनकी। तो उन्होंने वहाँ पे इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को देखा, इसके बारे में जाना कि ये एक्चुअल में है क्या। और जैसा कि हम स्टीव जॉब्स को जानते हैं, वो एक बहुत बड़े विजनरी थे, है ना। तो उन्होंने इसका पोटेंशियल देखा और स्टीव जॉब्स ने इसको रीडिफाइन किया, है ना, रीडिफाइन किया, इसको रिफाइन किया। जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है इस पे और रिसर्च की और इसको अपने कंप्यूटर द लीसा एंड मैकिनटॉश में कॉमर्शलाइज कर दिया। इसको सेट किया अपने कंप्यूटर में और इसको कॉमर्शलाइज कर दिया एज अ पर्सनल कंप्यूटर। देन 1983 से 84 तक, 1984 तक वो टाइम था जब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बहुत बड़े मासेस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। एक बड़ी पॉपुलेशन ने इसको यूज़ किया, बट अभी भी जो पॉपुलेशन थी वो वही पॉपुलेशन थी जो बेसिकली बहुत बड़े सीईओ हुआ करते थे या किसी बड़ी पोस्ट पे होते थे या जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हुआ करता था, वही लोग इसको यूज़ कर रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया माइक्रोसॉफ्ट ने। 1985 से लेके 1995 तक माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ के 1.0 से लेके 95 वर्जन्स तक निकाले थे, अलग अलग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के। और माइक्रोसॉफ्ट ने ही अपने कंप्यूटर MS DOS से इसको कॉमन मासेस में पॉपुलराइज किया था। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इतने ज़्यादा लोगों के पास आ चुका था, इतनी ह्यूज पॉपुलेशन के पास आ चुका था कि अब ये एक स्टैंडर्ड बन गया था कि कोई भी कंप्यूटर हो वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को मासेस में इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर रहा था। सो दैट्स हाउ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमारे पास आया, कॉमन पीपल्स के पास। सो हमने उसकी हिस्ट्री देख ली। अब हम ये जानते हैं कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। पहला पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी। हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं चाहता है आजकल के टाइम में, है ना। चीज़ों को सिंपल बनाना चाहते हैं। सपोज़ आपको कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है, बट उसके लिए आपको ये सारी लैंग्वेजेस सीखनी होगी, तब जाके आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाओगे।
बट अगर आपको कहीं कोई और ऑप्शन देता है, कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको ये सारी लैंग्वेजेस नहीं सीखनी है, बेसिकली एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा किसी भी चीज़ का, जिसको भी आप ओपन करना चाहो आप बस उस पर क्लिक करोगे और वो ओपन हो जाएगा। आपको इतनी लैंग्वेजेस जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी सिर्फ इतने से छोटे से काम के लिए। तो आपको लगेगा हाँ यार ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको एक्सेस करने के लिए या उससे इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को इम्पॉर्टेंट बनाती है वो है उसकी इफ़िशियंसी। हमारे टाइम में डेटा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और जब हम इस डेटा को विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा ह्यूमन जो नेचर है, जो ह्यूमन माइंड है, वो इमेजेस को या किसी भी विजुअल फॉर्म को ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंड कर सकता है एज़ कम्पेयर टू किसी टेक्स्ट। क्योंकि जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है वो यूनिवर्सल हो सकता है। अगर कहीं पे कोई बकेट रखी हो या कोई ग्लास रखा हो कहीं पे, तो अगर अब अफ्रीका का भी आदमी उसे देखेगा तो अपनी लैंग्वेज में ग्लास कह सकता है। कोई हिंदी वाला रहेगा उसे भी ग्लास कह सकता है, मतलब उनकी लैंग्वेज में जो भी कहते हो ग्लास को, उस रिप्रेजेंटेशन से उसको अलग अलग वर्ड्स में कह सकता है। बट जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगी वो यूनिवर्सल होगी, हर जगह सेम ही होगी। उसीलिए इसीलिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा इफिशियंट हो जाता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल बन जाता है। जो लैंग्वेज है विजुअल रिप्रेजेंटेशन की यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन बन जाती है। और जो थर्ड चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन से ही मल्टीटास्किंग कर सकते हो। एक ही टाइम पे कई सारे काम कर सकते हो विजुअल रिप्रेजेंटेशन में। कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स टास्क हुआ उसको आप विजुअल फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो और देन एग्जीक्यूट कर सकते हो। और ये सब चीज़ें हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा तेज करता है अगर वो विजुअल फॉर्म में होती है। अब हम बात करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस की, जो है CLI। CLI बेसिकली क्या है, एक बड़ी सी ब्लैक स्क्रीन होगी और इसमें वर्ड्स लिखे होंगे। इसमें जो वर्ड्स होंगे वो एज अ इनपुट्स भी वर्ड्स ही होंगे और एज अ आउटपुट भी जो है वो वर्ड्स का ही होगा। यानी कि आप इसमें कोई कमांड इनपुट देते हो वो भी वर्ड्स में दोगे, और कोई अगर वो आउटपुट देते हो तो वो भी वर्ड्स में ही दोगे। और आपको शायद पता ना हो लेकिन वर्ल्ड में अभी भी जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो वाइड रेंज में यूज़ हो रहा है एज़ कम्पेयर टू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के टर्म में। और इन फ्यूचर जब आप कमांड प्रॉम्प्ट सीख लोगे, मुझे जहाँ तक लगता है आप अपना 80% जो काम रहेगा अपने कंप्यूटर में वो कमांड लाइन इंटरफेस से ही करने वाले हो। आपको फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से इंटरेक्ट करने में उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आपको कमांड लाइन इंटरफेस से इंटरेक्ट करने में मज़ा आएगा कंप्यूटर के साथ। तो चलो देखते हैं कि जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो कैसे वर्क करता है। हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को देख लिया कि वो कैसे वर्क करता है, हमें कमांड लाइन इंटरफेस को भी समझना होगा कि वो वर्क कैसे करता है। तो जो हमारा कमांड लाइन इंटरफेस जो भी ब्लैक स्क्रीन रहती है उस टाइम उस सिस्टम में कुछ डिस्प्ले होता रहेगा कुछ ऐसा, है ना, जिसमें आप इनपुट करोगे, आप इनपुट डालोगे। अब वो इनपुट जो हमारा कंप्यूटर है जो हमारा डिवाइस है वो प्रोसेस करेगा उस टेक्स्ट को, जो भी आपने ऐसा इनपुट दिया हुआ है उसको इंटरप्रेट करेगा, देन हमें एज अ टेक्स्ट फॉर्म में ही आउटपुट देगा। और ये जितनी भी वर्किंग है कमांड लाइन इंटरफेस की, है ना, पहले इनपुट देना देन उसको प्रोसेस करना देन एज अ आउटपुट भी टेक्स्ट में देना, इस सभी वर्किंग को हम कहते हैं REPL लूप। यानी कि पहले क्या होगा, पहले हम हमारा कमांड लाइन इंटरफेस है उसको रीड करेगा, देन इवेल्युएट करेगा यानी कि प्रोसेस करेगा, देन उसको एज आउटपुट फॉर्म में प्रिंट करेगा। और यही लूप हमारा चलता रहता है, यानी कि रीड, इवेल्युएट, प्रिंट, लूप। ओके, तो बेसिकली एक यही प्रोसेस है जो कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करता है अपनी वर्किंग में। आप लोग कब से सुन रहे होगे मैं कमांड लाइन इंटरफेस कह रहा हूँ, बट जबकि आप सीखने आए हो कमांड प्रॉम्प्ट,
तो बेसिकली जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है वो एक प्रोडक्ट है कमांड लाइन इंटरफेस का। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि नूडल्स होते हैं, है ना, आपने नूडल्स तो खाए ही होंगे। जो नूडल्स है इसकी जो अलग अलग कंपनियां हैं उसको अपने ब्रांड से, अपने ब्रांडिंग से लॉन्च करती हैं। जैसे हो गया मैगी या यीपी हो गया, मुझे नहीं पता स्पेलिंग सही है कि नहीं, पर जो भी है, मैगी हो गया या यीपी हो गया, हम सब खाते हैं। अब जो मैगी है वो भी नूडल है, यीपी है वो भी नूडल है। बट मैगी जो कंपनी है वो अपने स्पाइसेस, अपने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके मैगी में बेचती है, और ईपी भी यही काम करती है। उसके अपने खुद के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके खुद के स्पाइसेस यूज होते हैं ईपी में। तो ऐसे वो अपनी अपनी नई कंपनी सेम चीज़ बेचते हैं जो कि होता है नूडल्स। वैसे ही जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो नूडल है, वो है मेन प्रोडक्ट। अब अलग अलग कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, एप्पल हो गई, लिनक्स हो गई, ये कुछ मेजर कंपनीज हैं कंप्यूटर फील्ड्स के मामले में या टेक्नोलॉजी के मामले में। तो ये खुद का प्रोडक्ट बनाती हैं या अलग टाइप के प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं जिसमें जिसका बेस होता है वो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, और वो अपने अपने प्रोडक्ट के फॉर्म में लॉन्च करती हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो भी कमांड लाइन इन्वायरमेंट है ना, इसे हम कहते हैं कमांड लाइन इन्वायरमेंट। तो जो अलग अलग कंपनियां हैं वो कौन से कमांड लाइन इंटरफेस इन्वायरमेंट को यूज़ करती हैं, तो चलो हम इसे देखते हैं। तो जो सबसे पहला कमांड लाइन इंटरफेस इन्वायरमेंट है वो है कमांड प्रॉम्प्ट। और ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और आप यही कमांड प्रॉम्प्ट सीखने आए हो, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है बेसिकली, जिसमें एक एज यूजुअल जो कमांड लाइन इंटरफेस में होता है एक ब्लैक स्क्रीन और वर्ड्स होते हैं, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का खुद का प्रोडक्ट है कमांड प्रॉम्प्ट। और बट इसकी भी एक लिमिट है ना, जब हम सीखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में, जब इसके बारे में हम जानेंगे तो हम इसकी लिमिट्स को भी समझेंगे। सो इसकी भी कुछ लिमिट्स हैं। इसके बेसिस पे जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने एक और कमांड लाइन इंटरफेस का इन्वायरमेंट लॉन्च किया है जो कि कमांड प्रॉम्प्ट से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा एडवांस्ड है, ज़्यादा मॉडर्न है, और उसका नाम है पावर सेल। तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, और ये कमांड प्रॉम्प्ट से ज़्यादा मॉडर्न है, जैसा मैंने कहा कि ज़्यादा पावरफुल है, और इसका डिज़ाइन अलग तरीके से, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टास्क को हैंडल करता है। बेसिकली इसमें जो मेजर प्रोग्रामिंग या वर्किंग फ्लो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट बेस्ड, क्योंकि जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है वो टोटली टेक्स्ट बेस्ड है। तो फ्यूचर में जब आप कमांड प्रॉम्प्ट सीख लेते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पावर सेल को भी सीखें। सो जो बाकी दूसरे कमांड लाइन इंटरफेस इन्वायरमेंट है उसमें से एक है बैश। और ये जो बैश कमांड लाइन इंटरफेस है इसको एप्पल, जो कंप्यूटर्स होते हैं मैक, उसमें आप देखे होंगे, अगर आप मैक यूज़ करते हो आप उसमें ये कमांड लाइन इंटरफेस होगा बैश। ठीक, बैश का फुल फॉर्म है बॉर्न, मुझे नहीं पता इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बॉर्न या बॉर्नी, जो भी होता। तो इसका फुल फॉर्म है बॉर्नी अगेन सेल। आई एम रियली सॉरी अगर मैं इसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। चलो इसे बेस बैस ही प्रोनाउंस करते हैं। तो ये इसको मैक और लिनक्स दोनों यूज़ करते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट कमांड लाइन इंटरफेस इन्वायरमेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, किसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल है, फाइल मैनिपुलेशन में, स्क्रिप्टिंग में। हालांकि हम देखने वाले हैं कि स्क्रिप्टिंग जो है वो क्या चीज़ होती है कमांड प्रॉम्प्ट में, हम इसको सीखेंगे। तो जो जेट सेल है उसको मैक में यूज़ किया जाता है। मैक, अगर आप मैक यूज़ करते हो आप उसको जेट सेल और बैश दोनों को कंप्यूटर डिवाइस में देख सकते हैं। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। तो बेसिकली
हम कमांड लाइन इंटरफेस को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जगह क्यों यूज करें? ऐसा क्या है कमांड लाइन इंटरफेस में जो इसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से अलग बनाता है, और हमें इसे क्यों यूज करना चाहिए? तो पहली चीज है स्पीड। देखो, आप अभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के हैबिचुअल हो, तो आपको लगता है कि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसकी स्पीड ज़्यादा है, उसको आप ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट कर पाते हो। बट आप अगर ध्यान से जब कमांड प्रॉम्प्ट को पढ़ लोगे, है ना, जब कमांड प्रॉम्प्ट को या कमांड लाइन इंटरफेस को समझ जाओगे अच्छी तरीके से, तो आपको पता चलेगा कि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसको ज़रूरत पड़ती है नेविगेशन मेन्यूज़ की। यानी कि इसको ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट आइकन्स की, जिस पे आपको बार बार जाके क्लिक करना पड़ेगा, है ना। अभी तो आपको बहुत आसान लगता है जाके क्लिक करना, बट कुछ ऐसे टास्क होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं करते हो ना। अगर आप ऐसे पर्सन हो या ऐसे यूज़र हो जो बहुत ही मिनिमल चीज़ें करता है, आप अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क करेंगे, जैसे एक ही टाइम पे सारी फाइल्स को चेंज करना, है ना, ये जो मल्टीटास्किंग है या जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं जो आपको बार बार करना पड़ रहा है, बार बार जाके आइकन्स को क्लिक नहीं कर सकते, है ना, सेम चीज़ बार बार नहीं कर सकते। जबकि कमांड लाइन इंटरफेस में आप रिपीटेटिव टास्क को जितनी दफ़ा चाहें उतनी दफ़ा कर सकते हैं, और इसके लिए आपको बार बार कीवर्ड्स लिखने भी नहीं पड़ेंगे, है ना। तो जब हम कमांड प्रॉम्प्ट या कमांड लाइन इंटरफेस को समझेंगे कि ये प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है, तो आप एक इस तरह का डिफरेंस जान जाओगे, है ना। तो जो इशू है स्पीड की, जनरल वे में या एक रिसर्च या प्रैक्टिकल वे में देखें तो कमांड लाइन इंटरफेस की स्पीड ज़्यादा तेज़ है रिपीटेटिव टास्क के लिए, जब एज कम्पेयर टू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिसोर्सेज। जो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जैसा इसके नाम में है ग्राफिकल, यानी कि ये एक टाइप का ग्राफिक है ना। और जो ग्राफिक्स होते हैं वो स्पेस लेते हैं, कि रेंडरिंग होती है। अगर आप गेम खेलते होगे तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे आप लेवल्स को क्रॉस करते जाते हो, जो हमारे ग्राफिक्स होते हैं वो चेंज होने लगते हैं ना, चेंज होते रहते हैं। तो ये जो चेंज होने की प्रोसेस है, इसको हम रेंडरिंग कहते हैं। तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो रेंडरिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। बट जो कमांड लाइन इंटरफेस है, उसको एकदम मतलब ना के बराबर रैम की स्पेस चाहिए होती है एग्जीक्यूट करने के लिए, बहुत ही कम मेमोरी यूज़ करता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है ऑटोमेशन। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को ऑटोमेट नहीं कर सकते किसी टास्क के लिए। अपने जो माउस कर्सर है या माउस पॉइंटर है उसको ऑटोमेट नहीं कर सकते कि पहले यहाँ जाके क्लिक करना, फिर यहाँ जाके क्लिक करना, देन अगेन यहाँ पे करना, देन अगेन यहाँ पे करना। आप ये मैन्युअली करते हो जाके, है ना। हालांकि कुछ ऐप्स होते हैं जो, या कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे ऑटो क्लिकर हो गया, बट वो भी इतने कन्वीनियंट नहीं होता है कि आप कोई भी रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सको। जबकि आप कमांड लाइन इंटरफेस से बिना किसी और इंटरफेस में गए, यानी कि आपको स्क्रीन भी नहीं चेंज करनी पड़ेगी, और आप उस टास्क को, रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो। और इसी ऑटोमेशन को एक टाइप में हम स्क्रिप्टिंग भी कहते हैं, जो आप कमांड लाइन इंटरफेस या अभी कमांड प्रॉम्प्ट में सीखोगे, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो है या सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है प्रिसीजन। आपको शायद अभी ना पता हो, लेकिन जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसके पास बहुत ही लिमिटेड एक्सेस है हमारे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने का। जबकि जो हमारी कमांड लाइन इंटरफेस है वो किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट कर सकता है, यानी कि उसकी कोई लिमिट नहीं है हमारे कंप्यूटर से या हमारे डिवाइस से इंटरेक्ट करने की। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कमांड लाइन इंटरफेस का, या कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कमांड लाइन इंटरफेस क्यों यूज़ करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज आप कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में कुछ नहीं जानते हो, है ना। सो आप किसी शॉप पे गए कंप्यूटर के, और आपको एक नया लैपटॉप लेना है या कंप्यूटर लेना है। तो आपने बेसिकली आप उस लैपटॉप की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, प्रोसेसर क्या है, वो आप कैसे चेक करोगे? आप बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज़ करोगे। आप दिस पीसी पे राइट क्लिक करोगे और इसके प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, और आप यहाँ पे देखोगे कि इसका प्रोसेसर है i5 12th जनरेशन का।
क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो i5 है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे जो आपको दिख रहा है, ये चेंज हो सकता है। और मैं इसे चेंज करके इसकी स्पेसिफिकेशन इस पे बढ़ा देता हूँ। तो चलिए मैं इसको एक बार करके दिखाता हूँ कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने विंडोज़ प्लस आर क्लिक किया और हमने यहाँ पे टाइप किया रेज एडिट को। ओके, मैं इसको टाइप करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी करना है, कि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। पहली वीडियो में इतनी लंबी नहीं रखना चाहता। तो आप यहाँ पे सर्च करोगे, एडिट पे जाओगे, यहाँ पे फाइंड पे सर्च करना, यहाँ पे फाइंड वर्ड पे टाइप करना प्रोसेसर नेम, और देन फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ओके, तो आपके मैं पहले से ही ओपन करके रखा हूँ, यहाँ पे आएगा प्रोसेसर नेम करके, इस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे मॉडिफाई हो गया। यहाँ पे जो i5 लिखा है इसको हम कर देते हैं i7 और एंटर क्लिक कर देते हैं। बेसिकली इसको एक दो बार रिफ्रेश करते हैं, देन यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी फिर से प्रॉपर्टीज में जाते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया i7। तो है ना, इस तरह से हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं और आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है अगर आप कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में नहीं जानते हो। तो चलिए हम कोई भी कमांड लाइन इंटरफेस इन्वायरमेंट को ओपन कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे मेरा पावर सेल ओपन हुआ है, तो यहाँ पे इसे हम डायरेक्ट मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, आप इसे टाइप कर लेना। और जैसे मैं इसे इंटरेक्ट करूँगा तो मुझे दिखा देगा कि मेरा i5 है 12 जनरेशन का। तो आप देख सकते हो कि कमांड लाइन इंटरफेस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप ईजिली मैनिपुलेट तो नहीं कर सकता है ना, एज़ कम्पेयर टू जिस तरह से हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम सेगमेंट 2 में एक डिटेल्ड वीडियो देखेंगे कि हम पूरे कोर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और किस किस चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। हमारा जो फ्लो होगा जो हमारे सेगमेंट का वो कैसा होगा। ये जो वीडियो थी ये बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसमें हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस को समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।